ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। जी हां, यदि साइबर क्राइम से आप जूझ रहे हैं तो आज का हमारा ये खास पेशकश आपकी बेहद मदद कर सकता है, क्योंकि अब हम चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत उनका करना चाहेंगे जो ऐसे विक्टिम से मिलते तो है ही, साथ ही साथ अवगत भी करवाते हैं कि कैसे बचा जाए। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश यादव जी, सोशल वर्कर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं तरुणा कटारिया जी, संपूर्ण एनजीओ की अध्यक्षा हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, समाज सेविका हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेजबान न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत राजेश जी हम आपके साथ करना चाहेंगे। आप दिन रात समाज के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आपको सबसे ज्यादा जो लगता है मामले वो एक आजकल बहुत प्रचलन हो गया है एटीएम के पिन कार्ड्स को बदल देना और फिर दूसरे का जो है कैश करना। ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा भी राब्ता पड़ता है, तो ऐसे विक्टिम्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक साइबर क्राइम की बात है तो उसके लिए थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे जी। 15 अगस्त 1995 को देश में पहली बार इंटरनेट का आगाज किया गया था और इंटरनेट का बड़े पैमाने पर यहां पे उपयोग शुरू हो गया हिंदुस्तान में। देश में जो पहला आईटी एक्ट जो बना था वो शायद 2000 के आसपास बना, 1995 और 2000। उसके बाद हरियाणा की बात हम करें, हरियाणा में जो पहला साइबर क्राइम से रिलेटेड जो पुलिस स्टेशन या थाना वो 2012 के आसपास खोला गया। तो इसको लेकर हम लोग टेक्नोलॉजी ले तो आए अपने देश में, लेकिन ना तो उस टेक्नोलॉजी के प्रति हमारे पास पर्याप्त जागरूकता थी हमारे समाज में, और ना ही उससे जो उसके दुरुपयोग से जो संबंधित जो अपराध थे उसको रोकने के लिए कोई योजना थी हमारे पास। हम लोगों ने बैंकों को ऑनलाइन कर दिया, एटीएम देने शुरू कर दिए, लेकिन हम बैंक ग्राहक हैं। हम आज भी भारत गांवों का देश है। बहुत से लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं या इंटरनेट के बारे में या कंप्यूटर के बारे में आज भी देश की शायद 70% जनसंख्या बहुत जानकारी नहीं रखती जी। हमने एटीएम दे दिए लोगों को, और एटीएम तो दे दिए लेकिन उनके उपयोग का तरीका नहीं बताया, हम लोगों को सिखा नहीं पाए। आज ये होता है कोई बेचारा आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, उसके बारे में जानकारी नहीं, वो एटीएम में जाता है तो वहां पे एटीएम के बाहर ठग खड़े होते हैं, वो उनसे एटीएम उनके पैसे निकलवाने के बहाने से एटीएम ले लेते हैं और उनको 10, 20, 50 हजार लाखों रुपए की ठगी कर लेते हैं। अब जहां तक इन अपराधों से निपटने की बात है, हरियाणा में एक साइबर क्राइम का थाना है। अगर जो आपने आंकड़े बताए, गुड़गांव में 4 महीने में 800 मामले दर्ज हुए हैं, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उससे निपटने की हमारी तैयारी कितनी है। अगर जो हम चाहें तो इन मामलों पर रोक लगाने के लिए एटीएम पे जो सुरक्षा गार्ड तैनात होता है उसकी जगह एक टेक्निकल आदमी की तैनाती की जा सकती है। जिस आदमी को बेचारे को एटीएम उपयोग करना नहीं आता उसको वो उसमें सहायता करे और इसके दुरुपयोग से बचा जा सकता है। ये मामला है। चलिए, बहुत अच्छी आपने एक सुझाव भी दिया इसके साथ साथ। और हमारे साथ तरुणा जी भी जुड़ी हुई हैं जो कि संपूर्ण एनजीओ की अध्यक्षा है, समाज सेविका है, साइकोलॉजिस्ट हैं। तरुणा जी, हम आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। आपके पास ऐसी बहुत सारी, आप सोसाइटी में विचरण कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखती होंगी आप जिन्हें नौकरी का झांसा देकर या जिनको शादी का झांसा देकर लगातार जिनके साथ लंबी चैट होती रही सोशल नेटवर्किंग के जरिए और फिर वो बाद में उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे विक्टिम्स, जब पहले तो बात करेंगे ऐसे विक्टिम्स की और खासतौर पर उनकी साइकोलॉजी की। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको शादी का झांसा देकर के उनके साथ यौन शोषण किया जाता है जी। और उसके बाद वो लड़कियां इतनी मानसिक रूप से पीड़ित हो जाती हैं कि समाज भी उन्हें ठुकराता है जी। और उनके परिवार वाले भी उन्हें बिल्कुल साथ नहीं देते। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास केसेस, हमारे पास डेली कम से कम 10 से 20 इस तरह के हैं आंकड़े कि उनको मानसिकता उनकी इतनी वो हो चुका है। और चलिए, आपने कहा कि ऐसे आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास, तो हम बात करेंगे उन्हीं लड़कियों की, उन्हीं महिलाओं की। देखिए, ऐसे में सोसाइटी भी बहुत ज्यादा जो है इन्हीं लड़कियों के ऊपर दोषारोपण करती है कि इन्हें क्या जरूरत है इस तरह से मोबाइल यूसेज करने की, इंटरनेट की। आप क्या कहेंगे कि आज के दौर में जहां पर हम एक बराबरी की बात कर रहे हैं, लड़का और लड़की की समानता की बात कर रहे हैं, फिर ऐसे में अगर उनसे यह कहा जाए कि इन्हें क्या जरूरत है इंटरनेट की, तो क्या लगता है आपको, क्या यही वजह है कि उनके साथ यौन शोषण हो जाते हैं? अगर उनसे नेट ले लिया जाए, ये सुविधाएं इंटरनेट चैटिंग की ले ली जाए, तो क्या ये आंकड़े रुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये समाधान नहीं है, बल्कि इससे वो और पिछड़ जाएंगी। उनको आगे बढ़ना है। ये हमारे पास अगर एक ये सुविधा हमें प्रावधान है, अगर हमारे पास एक ये सुविधा है तो हमें इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। और इसका मिसयूज वो लड़कियां नहीं करती हैं, वो लड़के करते हैं जो उनको अपना शिकार बनाते हैं, जिन लड़कियों को शिकार बनाते हैं। अब आज की अगर इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है,
इतनी सुविधाएं प्रावधान है हमें, अगर हम इन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर हम वही उसी सदी में पहुंच जाएंगे जिस सदी में पहले महिलाओं का। जी तरुणा जी, आपको रोकते हुए, क्या आप ऐसे पेरेंट्स से मिलती हैं जो अपने बेटियों के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि ये तो इन्हीं की वजह से हुआ, रात रात भर ये लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर बैठती थी, अगर आज इनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो इन्हीं का कसूर है? क्या आप ऐसे पेरेंट्स को भी जो है काउंसिल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे पेरेंट्स को काउंसिल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें उनकी लड़कियों पे खुद ही दोषारोपण करते हैं, क्योंकि आज भी समाज में माता पिता ये समझते हैं कि अगर हमारी लड़की के ये कायदे हैं, ये रास्ता है और हमारे लड़के को इस रास्ते पर चलना है जी। तो उन्होंने अभी भी अपने दिमाग से अपनी ये जागरूकता उनके अंदर नहीं आई कि हमारा लड़का भी कुछ गलत कर सकता है। नहीं, वो अपनी लड़की को ही दोष देते हैं और वो चाहते हैं कि वो लैपटॉप पे ना बैठे, वो चाहते हैं कि वो इंटरनेट पे ना बैठे। बहुत सारी ऐसे हैं परिवार जिन्हें मैं जानती हूं जिनमें आज भी वो अपनी लड़कियों पे बहुत सारी बंदिशें लगाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को थोड़ा सा और खुला वातावरण दें तो शायद ये सब चीजें। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये खुले वातावरण की वजह से हुआ, इतना खुल गया कि रात रात भर ये चैटिंग करते रहे। चाहिए राजेश यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी सोशल बिल्कुल कार्यों में जुटे हुए हैं, आपसे जरूर मैं प्रश्न करना चाहूंगी उन लोगों के लिए। अब उन पेरेंट्स की बात करते हैं आपके साथ जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर तो दोषारोपण कर देते हैं। राजेश जी, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो खुद फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, ठगी का शिकार। देखिए, ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, खासतौर पर विदेशी साइट्स हैं, जो आपको प्रलोभन देती हैं कि आप यहां पर पैसा इन्वेस्ट करें, आप इतनी ये चेन बना लें, आप इतने मेंबर्स बनाएं, आप ये कार्ड हासिल कर लेंगे, आप इतने लेकर आए। अब ऐसे में जो ये विदेशी साइट्स हैं, उनके लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जो यूजर्स हैं, हमारे इंडियन यूजर्स हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है और ऐसे कितने मामले सामने आते हैं? देखिए, अभी भारत में जो इंटरनेट का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया है। जी बिल्कुल, आईटी का हब बन गया है भारत। लेकिन हमारे जो नीति बनाने वाले लोग हैं और हमारा जो जनमानस है, उनकी सोच आज भी इंटरनेट के शैशव काल से जुड़ी हुई है। वो उससे आगे बढ़ के सोच नहीं पा रहे। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंटरनेट का शैशव काल आप किसे कहेंगे? इंटरनेट का शैशव काल ये है कि हम लोग आज भी अपनी 80% से ज्यादा आबादी को इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं दे पाए हैं। जब हम उनको बेसिक जानकारी ही नहीं दे पाए हैं तो उससे जुड़े अपराधों के बारे में बात करना तो भी बहुत दूर की बात है। चलिए, थोड़ी सी बेसिक जानकारियों की भी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां तक बहुत सारी जो साइटें हैं, उदाहरण के तौर पे आप चाहे फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, याहू मेल है, जीमेल है, ये सब विदेशी साइटें हैं। इनके सर्वर भी सबके विदेश में हैं और यहां पे उन देशों में के ही कानून लागू होते हैं उन साइटों के बारे में। अगर जो उन साइटों के माध्यम से हमारे यहां कोई ठगी भी हो जाती है तो हमारे जो कानून के हाथ बहुत हद तक बंधे हुए हैं, उन तक जो ठगी करने वाले लोग हैं उन तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं होते। और इसी चक्कर में हमारे यहां के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वो लालच में फंस जाते हैं कि लॉटरी के, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली, आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, और उनसे 10-20 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। आप वो ठगी होने के बाद उनको एहसास होता है कि उनके साथ ठगी हो गई है। बाद में पता चलता है जहां से ठगी हुई है वो बंदा तो अमेरिका में बैठ के आपके पैसे उड़ा ले गया। तो भारत का कानून अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। तो अगर जो इस मामले हो तो जो जितनी भी साइटें हैं, भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से कानून बनाकर उनका एक दफ्तर भारत में होना चाहिए। और अगर जो भारत में किसी के साथ ठगी होती है, भारत में किसी के साथ गलत होता है किसी विदेशी साइट के माध्यम से, तो उसके लिए भारत के कानून लागू होने चाहिए, भारत के कानून के तहत मुकदमा होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि भारत की सरकार को इस संदर्भ में जो है आगे कदम उठाना चाहिए। लेकिन राजेश जी, एक सवाल मैं और करना चाहूंगी, क्या आपके सामने कोई ऐसे केस आए जो आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था इन मामलों के ऊपर? देखिए, ये एक रोजाना के मामले हैं। जैसे बहन जी ने बताया कि भाई लड़कियां, आप ये देखिए, अब हम जिस युग में रह रहे हैं, हम बच्चों को अपना पहली क्लास में भेजते हैं तो हमारा जो बच्चों का होमवर्क है वो इंटरनेट पे आता है। हम उनको बच्चों को कैसे इंटरनेट से दूर कर सकते हैं? वहां पर भी स्मार्ट बोर्ड्स पर पढ़ रहे हैं। और रही बात, अगर जो इंटरनेट से का दुरुपयोग से ही अगर जो समाज बिगड़ता है, हमारे बच्चे बिगड़ते, तो हम यूरोप और अमेरिका जिनसे हम टक्कर लेने की बात करते हैं, वहां तो ऐसे मामले कभी नहीं होते। तो समस्या इंटरनेट नहीं है, समस्या हमारे यहाँ की मानसिकता है। हम लोग कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं और जो दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर हम कोई ठोस कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है और उसका इल्जाम हम अपने बच्चों पे डाल। चलिए, आपने मानसिकता को जो है मेन मुद्दा बताया, जड़ बताया है। तरुणा जी, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम आपसे चर्चा करेंगे, साइकोलॉजी कैसे बदले हम लोग अपनी, कि ये जो डेटाज हैं, जो आंकड़े हैं, जो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, इन पर अंकुश कैसे लग पाए? हमें अपनी मानसिकता को बहुत जरूरी है बदलना।
अगर ये सभी मैं तो ये कहूंगी कि अगर सबकी मानसिकता बदल जाए तो शायद ये रेप जैसा, बलात्कार जैसा शोषण है, बलात्कार जैसा एक क्राइम है, वो बहुत बड़ा क्राइम है जो कि हो ही नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ये मनुष्य ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये उनकी मानसिकता बदल जाए तो शायद ये क्राइम भी बिल्कुल बंद हो जाएंगे। देखिए, मानसिकता ही होती है, शायद यही वजह है कि आपके नेट तक, आपके लैपटॉप तक, आपके मोबाइल तक एक वायरस भेज देना, कंप्यूटर्स के थ्रू वायरस भेज देना, स्पैम्स भेजना, आपके जो है डेटाज वो चुरा लेना, जो आपको हैकर्स मिलते हैं, हैकर्स को लेकर भी आज जो है सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है। लेकिन हम बात यहां सोसाइटी में प्रिवेलिंग जितने हमारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं रेट, उसकी करेंगे। और हमारे साथ राजेश यादव जी जो जुड़े हुए हैं, समाज सेवक। राजेश जी, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे मामले आते होंगे, और कौन कौन से ज्यादा मामले हैं जो साइबर क्राइम से जुड़े आते हैं? देखिए, साइबर क्राइम से सबसे ज्यादा जुड़े हुए मामले सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दुरुपयोग करना, फर्जी प्रोफाइल बना के चैटिंग के आते होंगे, फर्जी प्रोफाइल बना के लोगों को झांसे में ले देना। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं सोशल साइट पे अपनी प्रोफाइल बना सकता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बहुत किसी भी एक अच्छे से उसकी आप पिक्चर भी लगा सकता हूं और उसको मैं किसी को दिखा के झूठी प्रोफाइल। तो हमारे यहाँ बेसिकली सोशल साइट्स पे आपको इतना भी नहीं है कि भाई आपकी ऑथेंटिसिटी जांची जाए कि मैं अपनी जो प्रोफाइल दे रहा हूं वो सही भी है कि नहीं है, क्योंकि वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स विदेशों से संचालित होती है। उनको हमारे यहां से सिर्फ अपना रेवेन्यू कमाने का वो है, यहाँ के अपराधों से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनको बहुत जो है ढीला छोड़ रखा है कानूनों को। अब बात आ जाती है देश में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को जिसको बोलते हैं, 1991 में शुरू कर दिया गया। आज लगभग 25 साल हो गए हैं। जो यूनिक आइडेंटिटी, जिसको हम आधार कार्ड भी बोल रहे हैं, जो यूनिक आइडेंटिटी हमें 1991 में अपने लोगों को दे देनी चाहिए थी, वो हम आज तक भी दे नहीं पाए हैं। अगर जो कोई आदमी अपराध कर देता है साइबर क्राइम के मामले में, आप देखेंगे 95% मामले ऐसे हैं जिसमें आरोपी कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसने इंटरनेट कनेक्शन से लेके अपनी जो प्रोफाइल तक सब कुछ फर्जी डाल रखा है। ऐसे में पुलिस क्या करेगी, उसको कहां से पकड़ेगी? चलिए, आप तो गुरुग्राम में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं राजेश जी, हम आपसे गुरुग्राम की बात करेंगे। वहां तो साइबर थाना खुला है, उस थाने के बारे में बताइए, कितना अब अंकुश लगा है थाने खुलने के बाद? जो ऐसे क्राइम करने वाले लोग थे, जिनकी मानसिकता थी कि लोगों के साथ झूठे, उन्हें फर्जी झांसे देने हैं, फर्जी वाड़े करने हैं, ठगी का शिकार करना है, बनाना है, क्या ऐसे आंकड़ों में कहीं कमी आती नजर आई है? खासतौर पर गुरुग्राम की बात करेंगे। देखिए, जहां तक गुरुग्राम की बात है, मैं ऐसे 85 मामले जानता हूं जहां एटीएम से पैसा निकाल लिया गया फर्जी तरीके से, पिन बदल के, और जब शिकायतकर्ता थाने में जाता है, उसको यह नहीं पता साइबर थाना कहां है। वो लोकल थाने में जाता है तो लोकल थाने में उसको यह कह दिया जाता है, भाई तेरे 10,000 रुपए निकले हैं और तू 50,000 रुपए का अपना नुकसान करेगा, अब कुछ नहीं हो सकता और तू अपने घर जाके बैठ जा। तो बहुत सारे ऐसे हैं बेचारे अपने घर बैठ जाते हैं। साइबर क्राइम का जो साइबर थाना है, आप ये देखिए 4 महीने में 800 मामले। अगर जो आप उनकी अपराधों के कुछ की प्रगति देखेंगे तो उनमें से 800 में से 2 मामले भी नहीं सुलझाए जाते होंगे, क्योंकि अपराध करने वाला तमिलनाडु में बैठा है, अपराध करने वाला कनाडा में बैठा है। पुलिस बेचारी, वो साइबर थाने में 10, 20, 50 कर्मचारी होंगे, वो बेचारे क्या करेंगे? तो जो साइबर थाना बनाने से कुछ नहीं होगा, जो साइबर जो ये साइटें हैं, इनके ऊपर अगर भारत सरकार अंकुश लगा पाए तो बहुत हद तक इस पर कंट्रोल हो जाएगा। चलिए, आपका मानना है साइटों पर अंकुश लगाया जाए। अंकुश कैसे लगाया जाए? उन लोगों पर लगाया जाए, साइटों पर अंकुश लगाया जाए, अपनी मानसिकता कैसी बदली जाए, अपनी डेली रूटीन को क्या बदल दें? क्या नेट का यूसेज छोड़ दें? क्या जो मेक इन इंडिया का सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, कि उस सपने को कैसे साकार करें? इन आंकड़ों को कम कैसे करें? क्राइम रेट को कैसे रोकें? ये एक बड़ा सवाल पुलिस के लिए भी चुनौती बन चुका है। हम इसी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने पेश करेंगे कि पुलिस के लिए भी ये कितनी बड़ी चुनौती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद